गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का आपका सेकंड पेपर बीएससी बीएड सेकंड ईयर के लिए। पेपर है आपका काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनामिक्स। इसकी आपकी फर्स्ट यूनिट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, इसके अंदर हम किसी भी मैटर की काइनेटिक थ्योरी की बात करेंगे। मैटर में हम बेसिकली गैसेस की बात करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेटिक मॉडल ऑफ गैसेस। देखो, गैसेस की स्टडी करने के लिए हमें एक आइडियल मॉडल की रिक्वायरमेंट रहती है, तो हमें कुछ एज्यूम करना पड़ता है, फिर हम उनकी स्टडी आइडियली कर पाते हैं। ठीक है, तो इस मॉडल में हम क्या मानेंगे कि हम ये मानेंगे कि हम एक ऐसा परमाणु या अणुओं का एक ऐसा समूह ले रहे हैं जिसके अंदर अणु या परमाणु जो है वो कंटिन्यूअस, रैंडम और एक प्रकार से अव्यवस्थित गति कर रहे हैं, और वो जो अणु है वो फिजिक्स के जो रूल्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, किसी भी गैस की जो टोटल इंटरनल एनर्जी होती है वो उनकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी तब जनरेट होती है उनके पास, या तब स्टोर होगी जब उन्हें किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। और इस मॉडल के अंदर हम ये अज्यूम करते हैं कि जितने भी गैसेस के अणु हैं वो एक दूसरे से इतनी दूरी पे होते हैं कि उनके बीच में लगने वाला अंतर आणविक बल, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, उसको जीरो मान लेते हैं। फोर्स ही नेग्लिजिबल है तो उनको गति करने के लिए कोई रोकेगा ही नहीं, और रोकेगा नहीं तो उन्हें किसी भी फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। इट मीन्स उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, जीरो रहती है। ठीक है, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, गैस की अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। वृद्धि होती है तो वो उस जिस भी पात्र में रखे हुए हैं उस पात्र में पर्टिकुलरली गति करते हैं, या तो आपस में अणु टकराते हैं या फिर वो पात्र की दीवारों पे टकराते हैं। टकराने से पहले, यानी या फिर आप ये कह सकते हो कि किन्हीं भी दो टक्कर के बीच का जो पाथ है वो क्या रहता है, एक सरल रेखीय होता है, उनमें कोई त्वरण नहीं होता क्योंकि कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, इसलिए हम उस पाथ को क्या बोलते हैं, फ्री पाथ कहते हैं। तो एक तरह का मॉडल है। इस मॉडल में क्या क्या परिकल्पनाएं की गई, क्या पोस्टुलेट्स है वो देखिए। हमने कहा कि इस मॉडल में हम ये मानते हैं कि गैस जो है वो अत्यंत सूक्ष्म अणुओं से मिलकर बनी होती है। हम इसको पॉइंट मोलिक्यूल्स कह सकते हैं, और ये पॉइंट मोलिक्यूल्स है तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो सारे सारे अणु क्या है, एक ही प्रकार के, उनका द्रव्यमान भी सेम है, उनका आकार आकृति भी क्या है, सेम है। ठीक है, अब वो पॉइंट है तो उनका जो वॉल्यूम होगा वो जिस पात्र में है उस पात्र के वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, थर्ड चीज हम ये मानेंगे कि जो गैस के अणु हैं वो सभी पॉसिबल डायरेक्शन में सभी पॉसिबल वेलोसिटी से क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। ठीक है, गैस के अणु या तो वो आपस में टकराएंगे या पात्र की दीवारों से टकराएंगे, लेकिन ये जो टक्करें होगी वो क्या होगी, परफेक्टली इलास्टिक होगी, पूर्णतः प्रत्यास्थ होगी। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर का सिंपल मीनिंग होता है कि वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों लॉ अप्लाई होंगे, ना तो एनर्जी लॉस होगा और ना ही संवेग का लॉस होगा। ठीक है, और ये टक्करें क्या होती है, कुछ टाइम के लिए होती है, इसलिए इनका ज्यादा इफेक्ट कुछ नहीं होता है। ठीक है, इनके मध्य अंतराणविक बल नेग्लिजिबल होता है, ऑलरेडी बता चुका हूं, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इनकी नहीं होगी। सेकंड पॉसिबल फोर्स ग्रेविटेशनल हो सकता है, लेकिन हमने इनको पॉइंट मॉलिक्यूल माना है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी उन पर इतना इफेक्टिव नहीं होगा। और ये जिस भी पात्र में होंगे वो पूरे पात्र को इक्वल डेंसिटी से क्या करेंगे, कवर करके रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे डेंसिटी कम है और कहीं पे डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, ये सब कुछ एज्यूम करते हुए अब हम किसी भी जो जिस पात्र में हमने कोई गैस भर रखी है तो उसकी दीवारों पर दाब कितना लगेगा या फिर फोर्स कितना होगा, या दाब या फोर्स के कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए एज्यूम करेंगे कि हम एक क्यूब लेते हैं जिसकी लेंथ क्या है, एल, ये लेंथ भी एल है, ये भी एल है, और दूसरी लेंथ भी क्या है, एल है, तो इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू एल क्यूब। ऑलरेडी बता चुके हैं कि इस अंदर गैस जो होगी उसकी टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, क्योंकि इंटर मोलिकुलर फोर्स क्या रहता है, अब्सेंट रहता है या बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल रहता है। आइडियल गैसेस के लिए हम इसको अब्सेंट ही मानेंगे। ठीक है, हमने माना कि ये जो पात्र हमने लिया है इसके अंदर टोटल अणु क्या है, स्मॉल n है, और किसी एक अणु का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है।
तो टोटल जो मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल m इंटू n। ठीक है, इनका मोशन हम रैंडम कंसिडर कर रहे हैं, कॉलिजन को हम इलास्टिक कंसिडर कर रहे हैं, चाहे वो एटम एटम के बीच में हो रहा है या फिर एटम और जो पात्र की सरफेस है उसके बीच में हो रहा है। ये सब चीज़ें कर चुके हैं, इन्हीं को ये थ्योरी के फॉर्म में लिखना है, मैंने पॉइंट्स बना के इसमें लिख दिए। अब देखो, पात्र की दीवारों पर जो अणुओं की टक्कर होगी, तो अणुओं में क्या है, संवेग है। संवेग है तो टक्कर होने के बाद संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि संवेग ट्रांसफर होगा, और यदि इलास्टिक कॉलिजन है तो संवेग एज इट इज क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो यदि कोई एक मॉलिक्यूल इस पात्र की किसी एक सतह पर लंबवत टकराएगी, हम ये अज्यूम करेंगे कि नॉर्मली सारे क्या टकराएंगे, लंबवत टकराएंगे, लंबवत टकराएगी तो टोटल जो संवेग है वो क्या कर देगी, ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म देने के लिए हम एज्यूम करेंगे कि सपोज एक मॉलिक्यूल है जिसका मास क्या है m, और वो इस पात्र की एक सरफेस है EFGH, यानी कि जो ये वाली सरफेस है, इस सरफेस पर एक मॉलिक्यूल क्या है, परपेंडिकुलर टकराता है। परपेंडिकुलर टकराएगा तो हमने उसका एज्यूम कर लिया कि उसकी वेलोसिटी क्या है, c1 इक्वल्स टू u1ik प्लस v1jk प्लस का w1 k। यहाँ पे u1 v1 और w1 जो है उस वेलोसिटी के कंपोनेंट है x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन के अंदर। यदि वो उस पर परपेंडिकुलर क्या है, टकराता है, तो इस टक्कर में क्या होगा, संवेग के में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। ठीक है, कॉलिजन होने से पहले उसका मोमेंटम क्या है, mu1, और कॉलिजन होने के बाद उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, माइनस का mu1। तो संवेग में परिवर्तन क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस mu1 है, माइनस का सिंबल लगा है, इनिशियल मोमेंटम क्या है, mu1। तो संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, माइनस का 2mu1। ये किसके संवेग में परिवर्तन है, उस गैस के एक अणु में। जब गैस का एक अणु पात्र की दीवार पे पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर करता है तो ये संवेग पूरा का पूरा उस पर क्या हो जाएगा, स्थानांतरित, ट्रांसफर हो जाएगा। तो ट्रांसफर हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो पात्र की दीवार पर संवेग में परिवर्तन कितना है, 2mu1। अब ये अणु क्या है, सपोज एक अणु है, वो पात्र की, ये जैसे पात्र है, उसकी इस दीवार पे टकराया, टकरा के वापस ABCD पे गया और ABCD से टकरा कर वापस EFGH पे गया। तो इसी एक दीवार पर जब अणु 2 बार टकराता है तो वो कितनी दूरी तय करके आता है, L डिस्टेंस जाता है और L डिस्टेंस वापस आ जाता है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2L। वेलोसिटी सिर्फ x डायरेक्शन की चेंज हुई क्योंकि परपेंडिकुलर टकरा रहा है, v1 और w1 कंपोनेंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डेल्टा टी इक्वल्स टू 2L अपॉन u1 सेकेंड। ये टाइम पीरियड है। तो हम यदि ये टक्करें बहुत ज़्यादा होती हैं तो पर सेकंड कितनी टक्कर होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम की रेसिप्रोकल होती है। तो u1 अपॉन 2L क्या हो जाएगी, उस दीवार पर टकराने की संख्या है एक सेकंड में, यानी फ्रीक्वेंसी है सिंपली। अब संवेग में जो परिवर्तन की दर है वही तो फोर्स होता है, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी करेंगे। डेल्टा पी की वैल्यू इक्वेशन 2 में है, डेल्टा टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में है। दोनों पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी mu1 स्क्वायर अपॉन एल। ये एक अणु के लिए, n अणुओं के लिए हो तो सबकी वैल्यूज ये होगी, सबको लिखा m अपॉन एल कॉमन लिया और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये है x, उस x डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। तो x डायरेक्शन में दाब क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया क्या है, EFGH जो सरफेस है आपकी उसका एरिया, EFGH का L इंटू एल क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा Fx अपॉन एल स्क्वायर। ये वैल्यू पुट करेंगे तो नीचे एल क्यूब हो जाएगा, m अपॉन एल क्यूब एज इट इज है। इस सीरीज को हमने समेशन की फॉर्म में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m अपॉन एल क्यूब समेशन i इक्वल्स टू 1 to n u ऑफ i का स्क्वायर। ठीक है, अब सिमिलरली हम y डायरेक्शन के लिए करेंगे तो इक्वेशन 7 आ जाएगी, और z डायरेक्शन के लिए करेंगे तो इक्वेशन 8 आ जाएगी। वापस सारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली आप पुट करेंगे u की जगह v, और फिर z डायरेक्शन में करेंगे तो क्या आ जाएगा, w आ जाएगा। यदि आइडियल गैस है तो वो सारी डायरेक्शन में सेम प्रेशर जनरेट करेगी, सेम वेलोसिटी से जाएगी, तो पी एक्स पी वाई पी जेड की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो हम एवरेज प्रेशर निकालेंगे तो तीनों को ऐड करके 3 का डिवाइड कर देंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, कंपोनेंट्स को अलग अलग करेंगे और सी की फॉर्म में रखेंगे तो हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन आ जाएगी। एन को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये एन एक मॉलिक्यूल्स के लिए है, एन मॉलिक्यूल के लिए करेंगे तो ये आ जाएगा। फाइनली ये इक्वेशन मिलेगी। ये वैल्यू क्या बता रही है आपको, वर्ग माध्य मूल मान बता रही है। ठीक है, सॉरी वर्ग माध्य मान बता रही है, अभी रूट नहीं निकाल रहे हैं।
ठीक है। एम एन को क्या लिख रहे हैं, कैपिटल एम, और एम अपॉन वी क्या हो सकता है, यूनिट वॉल्यूम का मास यानी कि क्या है, डेंसिटी है। तो रो इक्वल्स टू एम वी, तो पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/3 रो सी स्क्वायर। ये जो सी स्क्वायर है ये क्या कहलाएगा, वेग वर्ग माध्य कहलाएगा। ठीक है। अब देखो एकांक आयतन की यदि आप गतिज ऊर्जा निकालना चाहते हैं तो देखो नीचे टॉपिक पे हम अलग से निकाल रखी है। E इक्वल्स टू हाफ एम सी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर बोलते हैं हम नॉर्मली। ठीक है। अणुओं की संख्या n है तो m को n से मल्टीप्लाई कर देंगे और m n को कैपिटल M लिख देंगे तो ये क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। यूनिट वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हो तो v से डिवाइड कर दोगे तो हाफ रो सी स्क्वायर, तो यही काइनेटिक एनर्जी यहाँ पुट करिए, E इक्वल्स टू हाफ रो सी स्क्वायर। तो रो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2E। इक्वेशन 9 और 10 को यूज करोगे तो P की यानी दाब की और एनर्जी की फॉर्म में हमें फाइनल रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है अणुओं का वर्ग माध्य मूलमान। तो वर्ग माध्यमान ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमें सिर्फ क्या निकालना है, रूट लेना है। रूट लेते हैं तो हमें ये रिलेशन मिलता है कि वर्ग माध्य जो मान है वो वर्ग माध्य मूल मान के स्क्वायर के बराबर ही होता है। तो इस कंडीशन को जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें ये रिलेशंस मिल जाते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम इसके आगे के जो रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है, वो करेंगे। जैसे कि आदर्श गैस के लिए ताप की व्याख्या क्या है, ठीक है, उसकी अवस्था समीकरण क्या है, इससे रिलेटेड कुछ नियम्स है, चार्ल्स का नियम है, बॉयल्स नियम है, चार्ल्स और ल्यूसेक का नियम है, ये सब लॉज हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। थैंक यू।